बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको पता है कि आज और कल का दिन कितना अहम था, यानी इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद ने आज सरबराही इजलास तलब कर लिया है और उसके बाद काबीना का इजलास होगा। यानी काबीना के इजलास के दौरान बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और बहुत सारे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो इदारों के सरबराह होते हैं, कभी कभी वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि प्रेशर को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। तो बहरहाल सासू माँ की एक फ़ोन कॉल का लीक होना और साबिक चीफ जस्टिस साकिब नासूर की जो है वो एक और कॉल का लीक होना, उन्होंने अपने आप में इतना दबाव क्रिएट किया और गुज़िश्ता रोज़ जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने इतना जो है वो माहौल को इस एक ऐसी डायरेक्शन दी कि कहने को तो कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जस्टिस उमर अता बंदियाल की तबीयत नासाज है। ताहम यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि तबीयत की नासाजी तो अपनी जगह पर इंसान है, हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जिस तरह कहा जा रहा है कि उनको हेडेक है, फीवर है, फ्लू है, तो मुमकिन है कि अल्लाह न करे कि उन्हें बर्ड फ्लू कह रहा हूँ मैं माजरत के साथ, कि उन्हें कोरोना हो गया हो। तो बहरहाल जो है वो आज सुबह को जैसे ही अदालत खुली तो जो है वो एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जी it is notified for the information that all concerned law officers, advocate general, prosecutor general, advocate on record, and lieutenant and litigant public that all the cases fixed in final cause list number 17 of 2023 before the bench number 1, comprising Honorable Mr. Justice Umar Ata Bandial or Honorable Mr. Justice Jamal Khan Mandokhail and Honorable Mr. Justice Attar Minullah। नाज़रीन, ये जो 3 रुकनी बेंच था, बेंच नंबर 1, ये जो है वो इस काज लिस्ट मुअत्तल कर दी गई और फिर जो है वो एक नए सिरे से बेंचेस की तश्कील दी गई। तो इस वक्त मैं आपको पहले बता दूं कि उमर अता बंदियाल साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से बेंच नंबर 1 डीलिस्ट किया गया। ये तर्जमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। बेंच नंबर 2 में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, बेंच नंबर 3 में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और बेंच नंबर 4 में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। तो बहरहाल जो यानी ये जो मामला हुआ या चीफ जस्टिस साहब का जो है वो अचानक से बीमार होना, इसके बाद बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करने लग गई हैं, बहुत सारी अफवाहें। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब जाहिर है कि इस कदर एक्सपोज हो चुके हैं या वो अपनी फैमिली के मामलात में इस कदर एक्सपोज हो चुके हैं, अब तो ये भी जो है वो चीज़ें वायरल होने लगी हैं कि उनकी बेटी को PTI के दौर में पेमरा में किस तरह लाहौर में अहम ओहदे पर तैनात किया गया। बलूचिस्तान में पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स बलूचिस्तान के मेंबरान की मंजूरी दी गई है। सहर जरी बंदियाल को पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स लाहौर में तैनात किया गया है मेंबर कंप्लेंट के तौर के ऊपर। और किस तरह जो है वो PTI के दौर में ये जजेस मराहत हासिल करते रहे और जो है वो मतलब जाहिर है कि मामला अगर अपना सूबाई इंतखाबात का ही था तो फिर सिर्फ पंजाब पर ही सुप्रीम कोर्ट का जोर क्यों? और पंजाब अपना खैबर पख्तूनख्वा का अगर केस आता है तो वो पेशावर हाई कोर्ट को भेज दिया जाता है, लेकिन पंजाब इंतखाबात का केस जो ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था उस पर सो मोटो लेकर और उस पर केस की समाअत करना ये अपने आप में हैरान कुन था। शायद जो है वो असल में ये था, होना तो ये चाहिए था कि अगर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाता तो फिर एक जो है वो अपील की गुंजाइश कहीं ना कहीं रह जाती। लेकिन इस वक्त जिस तरह ये किया गया है या जिस तरह सो मोटो लेकर जो है वो इस हवाले से जो मुतासरा फरीकेन है उनसे अपील का हक छीन लिया जाना, यानी 184(3) के तहत
अपील का हक छीन लिया जाना, ये अपने आप में जो है वो एक जुल्म भी था, ज्यादती भी थी, और पता नहीं क्या से क्या था। आइन दस्तक देता है, आइन दस्तक देता है, आइन दस्तक दे रहा है, आइन दस्तक दे रहा है। आइन तो आपकी टेबल पे पड़ा हुआ है और आपको इसी आइन के तहत चलना होता है। जो आइन, मतलब इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से आइन को निकाल दिया गया और अब वो आइन बेचारा दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा है। तो फिर अगर आइन बाहर खड़ा दरवाजे के बाहर दस्तक दे रहा है तो फिर यकीनन फैसले इसी तरह होंगे कि लाहौर हाई कोर्ट का मैटर तो आपने जो है वो 184(3) के तहत जो है वो उठा लिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो केस था वो आपने पेशावर हाई कोर्ट को भेज दिया। तो जो है वो सोहेल बड़ैच साहब की तरह चीफ जस्टिस साहब, ये खुला तजाद नहीं है, ये बहुत बड़ा तजाद है। और उसके बाद आपकी एफिलिएशन साबित होना, आपके घर की एफिलिएशन साबित होना, आपके घर की खवातीन की जो है वो एक जमात के साथ, पीटीआई के साथ एफिलिएशन साबित होना, आपकी मुबैना तौर पर आपकी बेटी का पीटीआई की जो पार्टीज में डांस करना, आपकी खवातीन का जाना और फिर ये कहना कि हम लाहौर जलसे में गए थे, लाखों लोग उमर को दुआएं दे रहे थे, और फिर वही खवातीन जब मार्शल लॉ की बात करें तो फिर ये कैसा लगता है। तो जाहिर है कि ये प्रेशर, और जाहिर है कि इन ऑडियो लीक्स का जो है वो सामने आना मतलब इतना भयानक है कि इसका प्रेशर लेना इतना आसान काम नहीं था। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने आकर जो पहला काम करना था वो जो है वो इन केसेस की समाअत के दौरान या बीच में कोई ना कोई ऐसा नुक्ता उठाकर या फिर जो है वो इनके ये जो काज लिस्ट थी इनको मनसूख करके और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का जो मामला है उसको टैकल कर लिया जाता, लेकिन ये भी नहीं किया गया। और कल जो है वो आपको पता है कि डेडलाइन है कि कल अगर 21 अरब रुपए नहीं मिले तो फिर क्या होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक तो मामला ये है कि ऑडियो लीक्स ने चीफ जस्टिस को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, और परेशान उस वक्त हुए थे जिस रोज जस्टिस मुनीब अख्तर का और चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के दरमियान तू में हुई, और मामला इस कदर बढ़ गए कि अपना जस्टिस मुनीब अहमद है या मुनीब अख्तर है, वो जो है वो चीफ जस्टिस के चैम्बर से उठकर चले गए और फिर वो कराची आ गए। और उसके बाद आज भले वो किसी बेंच में बैठे हैं, लेकिन ये जो इख्तलाफात हुए इन्होंने भी एक अहम किरदार अदा किया। यानी चीफ जस्टिस साहब जिस तरह पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे थे, जिस तरह पीटीआई के लिए राह हमवार कर रहे थे, और उनका सारे का सारा जोर जो था वो पंजाब पर था, क्योंकि पंजाब के इंतखाबात जितवाना पीटीआई को बहुत जरूरी था। और जाहिर है कि पंजाब के इंतखाबात जीतने वाली पार्टी ही वफाक में ज्यादातर जो है वो हुकूमत बनाती है। तो कहने की बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब हर सूरत में जो है वो इमरान खान को पंजाब जितवाना चाहते थे। पंजाब भारी अक्सरियत के साथ पंजाब उनके हवाले करना चाहते थे, ताकि आइंदा आम इंतखाबात में पीटीआई को हर पोलिंग स्टेशन पर खुली धांधली का जो है ना अख्तियार और हक मिल सके। तो ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी थी, या मैं इसको कॉन्स्पिरेसी कहता हूं, भले बंदयाल साहब उसको कुछ भी कहें, ये बाय द बुक नहीं चल रहे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहे। आइन को इन्होंने बहुत पीछे रख दिया है। आइन 90 दिन की लिमिट क्रॉस हो चुकी, 90 दिन की लिमिट क्रॉस हो चुकी। तो जिस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले को टैकल किया हुआ था, अगर उनको आप सुनने देते तो 90 दिनों में शायद ही इंतखाबात हो जाते, अगर ना होते तो जो है वो तौहीन अदालत का मामला आ जाता या फिर आपके पास अपील आ जाती, तो फिर आप इन चीजों को आसानी से हैंडल कर सकते थे। लेकिन आपने समझा कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट शायद जो है वो उसमें मतलब फिर वहां से फैसला हो, फिर यहाँ पर आके अपील हो, फिर ये इंतखाबात का मामला लंबा होता जाएगा। तो भाई यहाँ भी आपका पाला जो है वो सियासतदानों से पड़ा है। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान से टक्कर ली है।
یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عدلیہ اور مقننہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عدلیہ اور آئین آمنے سامنے آ گئے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ حکومت جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے وہ بھی کر رہی ہے. لیکن حیران کن طور پر میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آج جو کابینہ کا اجلاس ہے اس میں ایک آئٹم نمبر 2 ہے. یہ آئٹم نمبر 2 بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہے کہ جی سبسٹیٹیوشن آف دا ورڈ فیڈرل گورنمنٹ وتھ اپروپریٹ اتھارٹیز. یعنی اب جو لفظ استعمال ہوگا وہ فیڈرل گورنمنٹ استعمال نہیں ہوگا، متعلقہ حکام استعمال ہوگا یا متعلقہ اتھارٹیز استعمال ہوگا، تاکہ اگر جو ہے وہ سپریم کورٹ کنٹیمپٹ بھی کرنا چاہے تو بھی ڈھونڈے متعلقہ اتھارٹیز کو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمان سے ٹکرائی ہے، پارلیمنٹیرین سے ٹکرائی ہے، ان لوگوں سے ٹکرائی ہے جو کروڑوں لوگوں کا ووٹ لے کر پارلیمان تک پہنچے ہیں. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جس کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، جو ہے وہ اس کی پراپر انٹرپریٹیشن کرنا، لیکن انفارچونیٹلی سپریم کورٹ آئین سے ہی ٹکرا گئی. تو بھائی جس شدت سے ٹکراؤ ہوا ہے، اس ٹکراؤ کے نتیجے اچھے تو نہیں نکلیں گے. کسی نہ کسی کو تو گھر جانا پڑے گا. اور مارشل لاء کے ذریعے آپ 7 ججز کو سپریم کورٹ سے آؤٹ کر کے اور جو ہے وہ جو باقی پنجاب کے ججز رہ جاتے ہیں پیچھے، سارے کے سارے پنجاب کے ججز آپ لا کر سپریم کورٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کا نام سپریم کورٹ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ اس کا نام آپ لاہوری کورٹ رکھیں، یا پھر اس کا نام آپ جو ہے وہ براہ راست پنجاب کورٹ رکھ دیں. ہم سندھی بلوچ تو ویسے ہی پسے ہوئے ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ فیڈرل جو منسٹریز ہیں ان میں جو ملازمتیں ہیں، جا کے دیکھیں کہ سندھیوں اور بلوچوں کے کوٹا پر کون کام کر رہا ہے. سندھیوں اور بلوچوں کے کوٹا پر کتنے لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں. گریڈ 20 میں اس وقت جو کوٹا کے مطابق کتنے سندھی اور بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں. پختون تو پھر بھی لڑ کے اپنا حق لے لیتے ہیں. تو بہرحال ہر طرف، ہر جگہ، ہر مقام پر حق تلفی اچھی نہیں ہوتی. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، پانی کے قطرے گرتے رہتے ہیں، پتھر میں سوراخ کر دیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوراخ کچھ گہرا ہو جائے اور یہ سوراخ پھر ناسور بن جائے. یہ نفرت کے بیج مت بوئیں آپ. یہ نفرتوں کے بیج زہر بن جاتے ہیں، یہ نسوں میں اتر جاتے ہیں. یہ بیج نسوں میں اتر کر کانٹے بن جاتے ہیں اور پھر یہ کانٹے بغاوت کے پھول دیتے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں اس میں ایک واضح اور کلیئر جسٹیفیکیشن آنی چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کیوں نہیں آ رہے. اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد یقیناً جو ہے وہ سربراہ اجلاس بھی اختتام پذیر ہوگا، اس کی بھی بریفنگ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں. تاہم میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا مذاکرات نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے، 21 ارب روپے جاری نہیں ہوں گے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 نافذ ہوگا. یہ 4 کام ہر صورت میں ہوں گے. اور اگر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر حالات کوئی اور رخ اختیار کر سکتے ہیں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.